हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर हिस्ट्री के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिस्ट्री लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज अ हाफ नेक्ड फकीर। तो महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि वह एक अर्धनग्न फकीर हैं? तो किन्होंने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, लॉर्ड वेवल ने कहा था, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था? तो किन्होंने कहा था? तो वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि वह एक हाफ नेक्ड फकीर हैं। अब ये विंस्टन चर्चिल कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विंस्टन चर्चिल यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। अब यह यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। तो किस किस टाइम पीरियड में यह यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इनका टाइम पीरियड रहा था 1940 से लेकर के 45 के बीच में, यानी कि आप कह सकते हैं जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। ये आपको पता चल गया। और एक और इनका टाइम पीरियड है 1951 से लेकर के 1955 तक। तो ये दो के दो टाइम पीरियड आपको यहाँ पर इनके बारे में नोट रखने हैं। बाकी यहाँ पर नीचे यही लिखा गया है। 1931 की बात है, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस दौरान विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर और जो है तो देशद्रोही फकीर कहा था। और एक अंग्रेज फ्रैंक मॉरिस ने भी जो है तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर महात्मा गांधी जी की बात आई है, तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये आपको पता चल गया। उसी तरह महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। उसी तरह महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किन्होंने कहा था? तो वो कहा था माउंट बेटन ने। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वल्लभ भाई पटेल से, कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा मिली थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें। द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो पूना पैक्ट जो कि 1932 1932 में हुआ था, तो है किन के बीच में एक समझौता था? अब देखो, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट की बात की गई है, ना कि यहाँ पर हस्ताक्षर की बात की गई है। तो पूना पैक्ट किन किन के बीच में एग्रीमेंट था? तो वह किन के बीच में था? तो वो था गांधी और अंबेडकर के बीच में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे अगर पूछा जाता कि पूना पैक्ट किन किन के मध्य में साइन किया गया था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि पूना पैक्ट एक तो मदन मोहन मालवीय और एक अंबेडकर के मध्य में साइन किया गया था। इसलिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पूना पैक्ट किन किन के बीच में एग्रीमेंट था, तो वो था गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो पहले तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पूना पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट आखिर क्या था। तो आप सभी को पता है कि ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने की बात की, जिस वजह से क्या हुआ था कि कम्युनल अवार्ड के विरोध में यह समझौता करवाना पड़ा। तो कम्युनल अवार्ड के विरोध में यह समझौता करवाना पड़ा और गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए यरवदा जेल में जो है तो अनशन शुरू कर दिया था। बाद में जाकर के आप सभी को पता है कि अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना समझौता होता है, जिसमें दलितों को हिंदुओं के ही अंतर्गत आरक्षित सीटें दी जाती हैं और अलग निर्वाचक मंडल नहीं बनता है। इस समझौते से क्या होता है? इस समझौते से दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है और सामाजिक एकता यहाँ पर बनी रहती है। बाकी नीचे भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये जो पूना समझौता था, पूना पैक्ट था, इसकी पूरी की पूरी डेट भी आपको ध्यान में रखनी है कि यह 24 सितंबर 1932 को जो है तो यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो हस्ताक्षर किए गए थे किन किन के मध्य में हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे पंडित मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर के बीच में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो वह क्या अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है,
जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है, जॉन मार्शल या फिर मार्टिन व्हीलर को कहा जाता है। तो किन्हें जो है तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक क्यों कहा जाता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब इनका जन्म भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 में लंदन में हुआ था। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। और बाद में चल करके आप सभी को पता है कि इन्होंने 1861 में भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और बाद में चल करके यह इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। ये वाला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है कि कब अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, तो वो की थी 1861 1861 में की थी। तो ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। अब कुछ और भी क्वेश्चंस जो है तो अलेक्जेंडर कनिंघम से बनते हैं, जो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर नोट रखने हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के कितने जो है तो पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया था, तो 725 से अधिक जो है तो पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और 30 से अधिक रिपोर्ट यहाँ पर उन्होंने प्रकाशित की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम की खोजों में कुछ प्रमुख जो है तो यहाँ पर शिलालेख शामिल हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए, जिनमें सारनाथ हो गया, सांची हो गया, भरहूत हो गया, तक्षशिला और खालसी, ये कुछ एक शिलालेख शामिल हैं इनकी खोजों में, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन इनसे बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब जो है तो पहली बार भारत में खुदाई कार्य शुरू किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार भारत में खुदाई का कार्य जो है तो शुरू किया था 1837 की यह बात है। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में यह क्वेश्चन बन चुका है, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच पीरियड और इरा वर स्टोन टूल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार सबसे पहले कब और या फिर किस काल में पाए गए थे? क्या यह नवपाषाण काल यानी कि न्योलिथिक एज में पाए गए थे? क्या यह पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज में पाए गए थे? या फिर लघु पाषाण काल यानी कि माइक्रोलिथ एज? या फिर मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज? तो सबसे पहली बार पत्थर के औजार पाए गए थे पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, पूरा पाषाण काल में जो है तो पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। अब पूरा पाषाण काल में मानव जो है तो गुफाओं में रहता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरा पाषाण काल में ही मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या हुआ करता था, तो वो हुआ करता था शिकार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पर बनता है कि रॉबर्ट ब्रूस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1863 में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की गई थी। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। रॉबर्ट ब्रूस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1863 की यह बात है कि पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज इनके द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी बेसिक्स एक पॉइंट्स बनते हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। आप सभी को पता है कि भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। अब वो 3 कालखंड कौन-कौन से हैं? तो उनमें सबसे पहले तो आ जाता है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल हमने यहाँ पर देखा। तो उसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल और उसके बाद आ जाता है नव पाषाण काल। तो इन 3 कालखंडों में भारतीय संस्कृति को विद्वानों ने विभाजित किया है। ये आपको पता चल गया। अब मैं यहाँ पर आपको जो है तो इन तीनों का टाइम पीरियड बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनता है। जैसे कि सबसे पहले आया था पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था? तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी के बीच में जो है तो यह कालखंड यहाँ पर स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या आया? मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल जो है तो 10,000 बीसी से लेकर के जो है तो 6,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड यहाँ पर बताया जाता है। ये भी आपको पता चल गया। और फिर आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड है 6000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में इसका टाइम पीरियड यहाँ पर बताया जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नवपाषाण हो गया। इनका टाइम पीरियड बहुत बार एग्जाम में बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल से जो है तो कौन-कौन से अवशेष हमको यहाँ पर मिले थे? उसी तरह आपसे मध्य पाषाण काल का पूछा जाता है या फिर नवपाषाण काल से कौन-कौन से हमें अवशेष मिले थे? तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, इसको हम अगले वाली वीडियो में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए, वही आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम
और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वज्जी वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? तो वज्जी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी किस महाजनपद की राजधानी थी? पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि टोटल महाजनपद कितने हुए। तो टोटल कितने महाजनपद थे? तो वो थे 16 और वज्जी जिनमें से एक था। तो वज्जी की कैपिटल क्या थी? तो वो थी वैशाली। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे मैंने आपको लिख भी दिया है, जैसे कि वज्जी जो है तो इसकी राजधानी क्या थी? तो वो थी वैशाली। और वैशाली में लिच्छवी शासकों ने शासन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार देखो बेसिक सा पॉइंट्स यहाँ पर बनता है कि लिच्छवी शासकों ने कौन सी महाजनपद में शासन किया था? तो वो किया था वज्जी के वैशाली में। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हो गया और महावस्तु हो गया। उसी के अनुसार जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक तो ये अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है और महावस्तु से, और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें प्राप्त होता है। तो ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह कुछ और भी महाजनपद हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, उनकी कैपिटल आपसे पूछी जाती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि कौशल की आपसे पूछी जाती है कि कौशल की कैपिटल क्या है? तो कौशल की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी श्रावस्ती। ये आपको पता चल गया। तो कौशल की आपको पता चल गया क्या हो जाएगी? श्रावस्ती। उसी तरह आपसे पूछा जाता है मगध। तो मगध की कैपिटल क्या थी? तो वो थी राजगृही या फिर गिरिब्रज। उसी तरह आपसे पूछा जाता है कुरु। कुरु की कैपिटल क्या थी? तो वो थी इंद्रप्रस्थ। उसी तरह आपसे पूछा जाता है अश्मक। अश्मक की कैपिटल क्या थी? तो वो थी पोतन या फिर पोटली। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह आपसे पूछा जाता है अवंती। अवंती महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो वो थी उज्जैनी। उसी तरह गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला। मत्स्य, मत्स्य इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो मत्स्य महाजनपद की कैपिटल थी विराट नगर। उसी तरह मल्ल भी आपसे पूछा जाता है। मल्ल महाजनपद की कैपिटल थी कुशीनगर। और वत्स की कैपिटल क्या थी? तो वत्स की कैपिटल थी कौशंबी। ये भी आपको पता चल गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वज्जी जो है तो किस महाजनपद की कैपिटल थी? तो वो थी वैशाली की। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे कहा जाता है? तो विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है तो वैशाली के लिच्छवी को ही कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो कि हमीरपुर बोर्ड में ऑलरेडी पूछे हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यह पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपने लाइटली नहीं लेने हैं, ये क्वेश्चंस बार बार आपको रीड करने हैं। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करें, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विद द प्रोविंसेस एंड देयर कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? तो मौर्य साम्राज्य के प्रांतों एवं उनकी राजधानियों के साथ कौन सा युग्म जो है तो सुमेलित नहीं है? तो नहीं आपसे पूछा गया है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं, जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो वो 5 प्रांत हुआ करते थे। जैसे कि उत्तर में होता था, दक्षिण में होता था, मध्य में होता था, पूर्व में होता था, पश्चिम में होता था। तो इस तरह जो है तो 5 प्रांत हुआ करते थे। अब वो 5 प्रांत यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर तो आपसे 4 ही प्रांत पूछे गए हैं और आपको बताना है कि कौन-सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि उत्तरापथ की कैपिटल क्या तक्षशिला हुआ करती थी? बिल्कुल, उत्तरापथ की कैपिटल जो है तो तक्षशिला हुआ करती थी। उसी तरह ऑप्शन बी में है अवंती। तो अवंती की कैपिटल क्या उज्जैनी में हुआ करती थी? ये भी बिल्कुल सही है, अवंती की कैपिटल जो है तो उज्जैनी में ही हुआ करती थी। ऑप्शन सी में है कलिंग। कलिंग की कैपिटल क्या सुवर्णगिरी में हुआ करती थी? जी नहीं, ये यहाँ पर जो है तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की कैपिटल क्या सुवर्णगिरी में हुआ करती थी? ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कलिंग। और कलिंग की जो है तो कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, जैसे कि कलिंग की कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी तोसली। और मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि मौर्य साम्राज्य में प्रांत कितने हुआ करते थे? तो वो 5 प्रांत हुआ करते थे। एक तो था उत्तरापथ, उत्तरापथ की कैपिटल थी तक्षशिला। एक था अवंती राष्ट्र, उसकी कैपिटल थी उज्जैनी। एक था कलिंग, उसकी कैपिटल थी तोसली। एक था दक्षिणापथ, उसकी कैपिटल थी सुवर्णगिरी। और एक था प्राची यानी कि पूरब में, तो उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो ये 5 के 5 प्रांत भी आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी जब भी मौर्य साम्राज्य की बात आती है तो अशोक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। जैसे कि अशोक जो है तो राजगद्दी पर बैठा था 269 बीसी में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में। अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख, टोटल शिलालेख कितने हैं? तो वो हैं 14 शिलालेख। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी आज हम यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो यह मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ये आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो किस धर्म को मानता था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है।
तो यह जो है तो जैन धर्म को मानता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है तो उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठता है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, मौर्य साम्राज्य से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मौर्य काल में भूमि के कर की वसूली कौन करता था? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मौर्य काल में जो भूमि के का कर लिया जाता था, उसकी वसूली करता था सीताध्यक्ष। और ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए थे। जैसे कि मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का कौन सा था? तो वो था कर्षपणा। ये क्वेश्चन देखो हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ये आपको पता चल गया। उसी तरह मगध की राजभाषा यहाँ पर क्या हुआ करती थी? मगध आप कह लो या फिर मौर्य साम्राज्य आप कह लो, तो मौर्य साम्राज्य की राजभाषा या फिर उनकी राजभाषा क्या हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी मगधी। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि मौर्य वंश का उल्लेख किस पुराण में हमें मिलता है? तो वो हमें विष्णु पुराण में मिलता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बन सकता है। उसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस की बात करें, जैसे कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कौशंबी अभिलेख को। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, ये आपको पता चल गया। उसी तरह अशोक के मैंने आपको बता दिया टोटल कितने नंबर के शिलालेख थे, तो टोटल इसके शिलालेख थे 14। ये आपको पता चल गया। तो ये जो 14वें नंबर का शिलालेख था अशोक का, यह कहाँ पर पाया गया था? ये वाला क्वेश्चन भी हमीरपुर बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो ये पाया गया था गिरनार में, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह कौन थे? तो वो थे हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्डिंग द्वितीय का टाइम पीरियड कब से कब तक था, यानी कि यह भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? तो यह 1910 से लेकर के 1916 तक थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हार्डिंग द्वितीय से संबंध जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि यह प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है तो भारत का गवर्नर जनरल था। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। उसी के साथ आपसे पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो वो हुआ था 11 नवंबर 1918 को। इसी के समय क्या हुआ था? इसी के समय जो है तो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि इसी के समय जो है तो बंगाल विभाजन रद्द होता है। तो बंगाल विभाजन किसके समय रद्द किया जाता है? तो वह हार्डिंग द्वितीय के समय रद्द किया जाता है। इसी के समय जो है तो ब्रिटेन के तत्कालीन राजा जो जॉर्ज पंचम थे, उनका जो है तो भारत में आगमन भी होता है। और इसी के समय जो है तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित की जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और इसी के समय जो है तो 1916 में क्या होता है? इसी के समय 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम बीएचयू कहते हैं, तो उसकी भी स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो ये कुछ एक की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जो है तो लिंक करके चलने हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने देखा हार्डिंग द्वितीय, इसका टाइम पीरियड हमने देख लिया 1910 से लेकर के 16। अच्छा, सो इसके बाद जो है तो कौन आया था? तो इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना था चेम्सफोर्ड। और चेम्सफोर्ड का शासनकाल आपको पता होना चाहिए 1916 से लेकर के 1921 तक। ये आपको टाइम पीरियड यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, चेम्सफोर्ड के बारे में भी कुछ एक की पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ एक पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके चलते हैं। जैसे कि चेम्सफोर्ड के समय कौन-कौन सी घटनाएँ हुई थी, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि चेम्सफोर्ड के समय जो है तो होम रूल आंदोलन हुआ था, और होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। ये आप सभी को पता होगा। अब चेम्सफोर्ड के समय जो है तो कुछ और भी घटनाएँ हुई थी, जैसे कि रॉलेट एक्ट जो है तो कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, यानी कि इसी के शासनकाल में आया था। उसी के साथ जो है तो आप सभी को पता है कि 1919 में ही जो है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये भी चेम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। उसी के बाद आप सभी को पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन जो है तो स्टार्ट हुआ था, और ये भी चेम्सफोर्ड के समय ही स्टार्ट हुआ था। इसी के समय महाराष्ट्र के पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। ये आप सभी को पता चल गया। अच्छा, आजकल जो है तो एक मूवी आई है केसरी 2 कर करके, अक्षय कुमार की। तो उस मूवी में उन्होंने किनका किरदार निभाया है? तो उस मूवी में उन्होंने सर शंकरन नैयर का जो है तो किरदार यहाँ पर निभाया है। सर शंकरन नायर का किरदार निभाया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सर शंकरन नायर थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था केरल के मालाबार में। कहीं आप पंजाब मान लो, इनका जन्म हुआ था
केरल के मालाबार में। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा। अब देखो, सर शंकरन नायर ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी की नीतियों की आलोचना की है। तो उस पुस्तक का नाम आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको नहीं आएगा तो नीचे कमेंट्स में बता दें कि हमको नहीं आ रहा है, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। तुलसीदास वॉज ए कंटेम्परेरी ऑफ। तो तुलसीदास किसके समकालीन हुआ करते थे? अब तुलसीदास किसके समकालीन हुआ करते थे? क्या यह बाबर के हुआ करते थे? क्या यह अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो तुलसीदास की जब भी बात आती है तो यह अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार जो है तो हमारे पर बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक और क्वेश्चन जो है तो अकबर से पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन एक और जो है तो सूफी संत हुआ करते थे, तो उनका नाम क्या था? तो एक और जो है तो सूफी संत हुआ करते थे, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो एक तो आपको ध्यान में रखने हैं कि शेख सलीम चिश्ती, और एक आपको ध्यान में रखने हैं तुलसीदास। ये दोनों के दोनों किसके समकालीन थे? तो ये दोनों के दोनों अकबर के समकालीन थे। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब अकबर की यहाँ पे बात आई है, तो प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा, जब भी अकबर की बात आती थी तो इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स बनते थे वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते थे। तो आज भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म जो है तो 1542 में हुआ था। डेट्स देखो देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अकबर से संबंधित जितने भी की पॉइंट्स बनते हैं उनकी डेट्स बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे कि अकबर का जन्म आपको पता चल गया 1542 में हुआ था। इसका राज्याभिषेक जो है तो 1556 में हुआ था, और 1556 में कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के कालानौर में हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, तो बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो बैरम खां का पतन हुआ था 1560 की यह बात है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। उसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है कि अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको समाप्त कब किया गया था? तो उसको समाप्त किया गया था 1563 की यह बात है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? तो जजिया कर की समाप्ति की गई थी 1564 की यह बात है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? 1564 में की थी। उसी तरह अकबर के द्वारा जो है तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी 1571 में। ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पर रह ही गया। तो क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है तो 1582 में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एकमात्र हिंदू कौन था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकारा था? तो वह कौन था? तो वो था बीरबल। ये भी आपको पता चल गया। अकबर का जन्म हमने देख लिया, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। तो अकबर की मृत्यु भी आपको ध्यान में रखनी है। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। ये कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पर पुट हो सकता है। अब यहाँ पर हमने देख लिया तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। उसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पर जहांगीर से बनता है। तो जहांगीर से क्वेश्चन बनता है भक्त तुकाराम का। भक्त तुकाराम किसके समकालीन हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे जहांगीर के समकालीन। ये वाला क्वेश्चन भी हमीरपुर बोर्ड में एग्जैक्ट जो है तो इसी तरह पूछा जा चुका है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इसी तरह क्वेश्चंस को आपको लिंक करके चलना है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।